यूनानी बादशाह अलेक्जेंडर या सिकंदर को दुनिया सिकंदर आज़म कहती हैं। इसकी वजह यह है कि इसने बहुत ही कम उम्र में यूरोप से एशिया तक अपनी सुल्तनत कायम कर ली थी। महज 32 साल की उम्र में मरने से पहले सिकंदर ने यूनान के सदियों पुराने दुश्मन फारिस को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया था और तहजीबों का मरकज कहलाए जाने वाले मशरिक वस्ता पर हुकूमत कायम कर ली थी। सिकंदर के अजीम बनने और कामयाबी हासिल करने में इनके उस्ताद अरस्तु की तालीम को कलीदी हैसियत हासिल रही है। क्या आप जानते हैं कि अरस्तु ने सिकंदर को क्या सिखाया? आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। आप देख रहे हैं ऑब्जर्वेशन हब, जिसके साथ मैं हूँ अली रजा। हमारे इस वीडियो को पूरी देखें। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अरस्तु ने सिकंदर को एक कहानी सुनाई थी और ये कहानी हकीकत और फसाने के इम्तिजाज से बनी थी। ये कहानी ट्राय की जंग की कहानी थी, जिसका यूनानी शायर होमर ने अपनी रज़्मिया इलिड में मुफस्सल जिक्र किया है। ये कहानी इंसानी जज्बात का निचोड़ है। इसमें इश्क व मोहब्बत है, नफरत है, ये रज़म की दस्तान भी है और बज़म की भी। इसमें इंसानों के कारनामों का बयान भी है और इनकी नाकामियों का माजरा भी। इलिड एक ऐसा रज़्मिया है जिसने सिकंदर को जीत के जज्बे से सरशार कर दिया। उन्होंने ट्राय की जंग से यूनानी बादशाहों की यकजहती और जंगी हिकमत अमली सीखी और फिर दुनिया पर फतह हासिल की। कहानियाँ हमारी तहजीब व सकाफत में पेवस्त होती हैं। मशरिक से मगरिब तक और शमाल से जनूब तक दुनिया के हर गोशे में और इंसानी तहजीब की तरक्की के हर दौर में किस्सा गोई मौजूद रही है। बचपन में हमने अपनी दादी नानी से कहानियाँ सुनी है। बादशाह और मलकाओं की कहानी, अलफ लैला की कहानियाँ, 7 बहनों की कहानी, अली बाबा 40 चोर की कहानी, सिंदबाद की कहानी और पंचतंत्र या कलीला व दमना की कहानियाँ वगैरह। हर कहानी से हमें एक सबक मिलता है। इसके अलावा अल्फाज के ज़रिए इस दौर का हाका खींचा जाता है ताकि इस दौर के रस्म व रिवाज, आदात व अतवार और दीगर चीज़ों की मालूमात मिले। किस्सा गोई का रिवाज हर दौर में रहा है। अरब ममालिक में अलफ लैला की कहानियाँ रही है तो इंडिया में पंचतंत्र और भी महाभारत और रामायण जैसी रज़्मिया दस्तानें हैं। कहानियाँ सिर्फ किताबों की जीनत नहीं बल्कि इनकी इंसानी ज़िंदगी में भी कदर कीमत रही हैं। अरस्तु का कहना था कि अदब और कहानियाँ सिर्फ इंसानों की तफरीह के लिए नहीं बल्कि इंसानियत का सबक सिखाने और कायदे कानून बनाने में भी अहम किरदार अदा करती हैं। इनके अलावा शायरी इंसानी जज्बात की अक्कासी करती हैं और हमें बेहतर इंसान बनाने में किरदार अदा करती हैं। ये नहीं है कि दुनिया भर में अदब की इब्तिदा रज़्मिया से या इस दौर के बादशाहों की शिकस्त व फतह की कहानियों से हुई है। बहुत सी जगहों पर अदब का आगाज़ नज़्म व शेर से हुआ। मसलन चीन में अदब की इब्तिदा में शेर कहने का काम सिर्फ शायरों तक ही महदूद नहीं था बल्कि आला ओहदों के लिए शेरगोई का इम्तिहान देना होता था और तमाम बड़े हुकूमती अहदेदारों के लिए शेर कहने और शेर फहमी की सलाहियत लाजमी तस्वर की जाती थी। चीन से मुतासिर होकर जापान में भी शायरी को खूब उरूज हासिल हुआ। कदीम ज़माने में जापान में ख़वातीन को अदब पढ़ने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन यहाँ जहाँ चाह वहाँ राह के मस्ताक पाबंदी के बावजूद दुनिया का सबसे पहला नावल टेल ऑफ गेंची वही लिखा गया और इसकी नावल निगार मरास्की शिकुबी एक खतून थी। इस खतून ने अपने भाई को पढ़ते देखकर लिखना सीखा था। फिर उन्होंने तकरीबन 1000 सफ़हात का शाहकार नावल लिखा। इसे क्लासिकी अदब बनाने के लिए उन्होंने अपने नावल में 800 के लगभग नज़में भी शामिल किए। अदब या किस्से कहानियों की दुनिया में इनकलाब लाने का सेहरा अरब ममालिक को जाता है, जिन्होंने चीन से कागज़ बनाने की तकनीक सीखकर इससे एक बहुत कामयाब कारोबार के तौर पर आगे बढ़ाया। कागज़ की इजाद से पहले कहानियाँ नस्ल दर नस्ल ज़बानी अदब के रूप में पहुँच रही थी।
جب انسان نے لکھنا شروع کیا تو اس نے اپنے خیالات درختوں کی چھالوں اور پتوں پر درج کرنے شروع کیے۔ پتھروں پر کندہ کیے کاغذ کی دریافت کے بعد سارا منظر ہی بدل گیا اور عرب میں الف لیلہ کی کہانیاں اسی طرح یکجا کی گئی۔ کہانیاں ہو یا نظمیں یا پھر رزمیہ دستان، یہ سب انسانی تاریخ کا اہم حصہ ہے۔ بہشت اور جہنم کا تصور بالکل مذہبی ہے، لیکن اطالوی شاعر دانتے نے اس سے بہت ہی خوبصورت انداز میں اپنے تصنیف ڈیوائن کامیڈی میں پیش کیا۔ کاغذ کی ایجاد نے ادب کو تحفظ فراہم کیا اور اس سے یکجا کرنے کا کام کیا۔ پرنٹنگ کی ایجاد اس سے گھر گھر پہنچایا۔ پرنٹنگ کے بعد ناول لکھنے کا رواج پروان چڑھا۔ خاص طور پر خواتین کے لیے ناول بڑے پیمانے پر لکھے جانے لگے۔ نئے ابھرتے ہوئے ممالک نے اپنی آزادی کے لیے جدید ناول کا استعمال کیا۔ دراصل سیاسی آزادی کے لیے ثقافتی آزادی بہت اہم ہے اور ناول اس کی مکمل آزادی دیتا ہے۔ جو ٹیکنالوجی میں ترقی ہوئی، لوگوں تک ادب تک رسائی بھی بڑھ گئی۔ اس میں تعلیم کی بڑھتی ہوئی سطح نے بھی اہم کردار ادا کیا۔ زیادہ قارئین پیدا ہونے لگے تو زیادہ کہانیاں لکھنے والے بھی آنے لگے۔ آج مختلف قسم کی کہانیاں لکھنے اور پڑھنے والے موجود ہیں۔ آج ہم انٹرنیٹ دور میں رہ رہے ہیں۔ ایک کلک پر دنیا بھر کا ادب ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ اگرچہ تمام چیزوں کی آن لائن دستیابی کا کتابوں کی اشاعت پر برا اثر پڑا ہو، لیکن اس سے کہانیاں سننے اور سنانے والوں کے جنون میں کوئی کمی نہیں آئی۔ خواہ کوئی ہاتھ میں کتاب لیے پڑھتا نظر نہ آتا ہو، لیکن سب کے پاس ایسے گیجٹس ہیں جس کے ذریعے جب چاہے پڑھ سن سکتا ہے۔ لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈیجیٹل ورلڈ میں ہم ادب لکھنے کا ایک نیا آغاز کر رہے ہیں۔ زمانہ ہوا کتنے ہی کیوں نہ بدل گیا ہو، راجہ رانی تبدیل ہو گئے ہوں، لیکن قصے کہانی کا دور جاری ہے اور کہانی کی حکومت ہمارے دلوں پر قائم ہے۔ تھینکس فار واچنگ، سی یو ان نیکسٹ ویڈیو۔ اللہ حافظ۔